1981 में जब आश्रम पे हर तरफ से अलग अलग इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और साथ ही मीडिया में ये भी कहा जा रहा था कि अब ओशो रास्ते से भटक गए हैं, तब मैंने करीब 3.5 साल तक पब्लिक साइलेंस का फैसला किया। उन सालों में मैंने एक भी स्पीच नहीं दी थी। सभी काम पहले के ही तरह हो रहे थे। बस मॉर्निंग में जहां मैं अपनी स्पीच दिया करता था उसकी जगह पे अब शांत मेडिटेशन म्यूजिक चलता था, या फिर खलील गिब्रान की द प्रॉफिट या फिर ईशा उपनिषद जैसे आध्यात्मिक किताबों का पाठ होता था। ठीक उन्हीं दिनों लक्ष्मी ठकारसी की जगह मैंने नई सेक्रेटरी रखी जिनका नाम था शीला सिल्वेरमन। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुणे से अमेरिका जाने का विचार मैंने और शीला ने पहले ही बना लिया था और ये शीला का ही प्लान था। खैर, मैं इस पे कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। इसके बजाय आपको अपनी आगे की कहानी सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट और मीडिया ने आश्रम के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दिया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था और वैसे भी मेरे ज़्यादातर फॉलोअर अमेरिका से ही थे, इसलिए मैंने टूरिस्ट वीज़ा लेकर न्यू जर्सी अमेरिका चला गया। वहाँ जाके एक बार फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस वजह से मुझे वहाँ कई महीने रुकना पड़ा। लेकिन मैंने बाहर से कोई इलाज नहीं करवाने का फैसला किया। मैं खुद को प्राकृतिक तरीके से ही ठीक करना चाहता था। कुछ सालों बाद मुझ पे अमेरिका में बिना वीज़ा के रहने और धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगा। कहा गया कि मैंने गलत और झूठे बयान दिए थे। खैर, शीला के हस्बैंड मिस्टर जॉन शेल्फर ने 64,229 एकड़ की ओरेगॉन में एक प्रॉपर्टी खरीदी आश्रम के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि मेरा और विवादों का जीवन भर चोली दामन का साथ रहा है, और वहाँ भी वही हुआ। ज़मीन खरीदने के बाद उस पर जैसे ही आश्रम बनने का काम शुरू हुआ, वहाँ के लोकल निवासियों ने ज़मीन का गलत इस्तेमाल होने का केस कर दिया। ये टकराहट बहुत लंबी चली। पहले इस जगह का नाम रैंचो रजनीश रखा गया था, लेकिन 1982 में सर्वसम्मति के साथ इसका नाम रजनीशपुरम रखा गया। लोकल के साथ वार बढ़ता चला जा रहा था और इसलिए मैंने पब्लिक साइलेंस का फैसला किया था, जो कि 1984 तक रहा। गवर्नमेंट, कोर्ट, लॉयर, इन सब से शीला मेरी तरफ से बात करती थी। उन दिनों मेरे कार कलेक्शन की वजह से अमेरिका में मुझे एक नए नाम से जाना जाने लगा, रॉल्स रॉयस गुरु। खैर, रजनीशपुरम में कोर्ट कचहरी के अलावा और भी कुछ गलत चल रहा था। शीला ने अंदर ही अंदर अपनी एक टीम बना ली थी और इस बारे में मुझे या फिर किसी को भी कोई खबर नहीं थी। शीला ने मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया कि मैंने डेली बेसिस पे गलत दवाओं का सेवन किया और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड भी लेता हूँ। हालांकि बाद में मैंने मीडिया के सामने सच बताया कि मुझ पे लगाए गए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। शीला मेरे साइलेंस पीरियड में मुझे रिप्रेजेंट करती थी, जिससे कई सारे अनुयायी रजनीशपुरम छोड़ के चले गए थे। मुझे अंधेरे में रखा गया था और मेरे पीठ पीछे कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। खैर, एक बार 1964 में मैंने कहा था कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेजी से अग्रसर है, और अब जब मैं ओरेगॉन अमेरिका में था तब यही बातें फिर से मीडिया में उठने लगी। शीला ने बयान दिया कि रजनीश कहते हैं कि अगले कुछ सालों में दुनिया की 2/3 आबादी एड्स नामक रोग से खत्म हो जाएगी। दुनिया एक बड़े जंग के कगार पे खड़ी है। और उसने ये भी बयान दिया कि रजनीशपुरम में इस युद्ध से बचने के लिए हम नोआ के जहाज की तरह कुछ बना रहे हैं। रजनीशपुरम के अंदर माहौल बिल्कुल बिगड़ चुके थे। शीला का इंटरफेयर हर चीज़ में हद से ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ तक कि अब किसी भी इंटरनल मीटिंग के लिए भी वो अपने निवास स्थान पे सबको बुलाने लगी थी, ना कि मेरे। इन्हीं सब की वजह से अक्टूबर 1984 में मैंने अपना पब्लिक साइलेंस पीरियड खत्म किया और पब्लिक के सामने स्पीच देना और मीडिया को फेस करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पीछे बहुत कुछ हुआ, इसलिए अब मुझे सामने आना ही था। मेरे सामने आते ही जैसे ही रजनीशपुरम का माहौल सही होना शुरू हुआ, अचानक शीला और उसका पूरा गिरोह वहां से गायब हो गया। सुनने में आया कि वो यूरोप चले गए हैं। असल में उनका गिरोह फांसीवाद को बढ़ावा दे रहा था। शीला ने मेरे पर्सनल फिजिशियन को मारने की कोशिश की, सार्वजनिक अधिकारियों को जहर देने की कोशिश की। अपने ही घर में कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल टेपिंग, कॉल मॉनिटरिंग और इन सब से 2 कदम आगे उसने ओरेगॉन के डेलास नाम की जगह पे बायो टेरर अटैक भी करवाया, जिसमें 751 लोग भयंकर रूप से बीमार पड़ गए थे, और ये सब बिना मेरी जानकारी में हुआ। अमेरिका में अभी तक का यह पहला बायो अटैक था। मामला बिगड़ता जा रहा था। FBI और CIA भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई। मेरे सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स, टेप्स, वीडियो को सुना गया, लेकिन मैं कहीं भी गिल्टी नहीं पाया गया। उसके बाद भी मुझे 10 दिनों की हिरासत में रखा गया था। उसके बाद
मुझे कम से कम 5 साल तक अमेरिका नहीं आना था और उसी के बेस से मुझे ज़मानत मिली। 1985 में अमेरिका से निकलने के बाद मैं वापस इंडिया आया, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे अनुयायियों ने मेरा शानदार स्वागत किया। इसके बाद मैं 6 महीने मनाली में रुका और फिर वहां से काठमांडू नेपाल चला गया। उसके बाद अगले 1 साल तक यूरोप और बाकी दुनिया में घूमता रहा, जहां 2 बार अरेस्ट भी हुआ क्योंकि मैंने बिना परमिशन की एंट्री ली थी और वहां जाके पब्लिक स्पीच भी दिया था। और जुलाई 1986 में मैं वापस मुंबई लौट आया। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद जनवरी 1987 में वापस अपने पुणे के आश्रम में लौट आया, जहाँ एक बार फिर से पुरानी दिनचर्या लौट आई। लेकिन मेरी तबीयत रोज़ बिगड़ने लगी। मेरे पर्सनल डॉक्टर ने बताया कि जब मैं जेल में था तो वहाँ मुझे खाने में डेली कुछ जहर दिया जाता था। हालांकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और मीडिया और पब्लिक में अलग तरह की अफवाहें उड़ रही थी। 1989 में मैंने पब्लिकली कहा कि अब से मुझे भगवान श्री रजनीश के नाम से ना जाना जाए, आज से मेरा नाम ओशो होगा। ओशो बस एक साउंड है, एक हीलिंग साउंड जो हर तरह के घाव भर देता है। उसके बाद सिर्फ मेरा नाम ही नहीं, जहां कहीं भी रजनीश या ऐसा कोई भी नाम था, सब कुछ ओशो कर दिया गया। मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 1989 में ही मैंने अपना आखिरी पब्लिक स्पीच दिया था और जनवरी 1990 में 58 साल की उम्र में मैंने यह शरीर छोड़ दिया। मेरी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में हार्ट फेलियर बताया गया। मेरे अनुयायी और डॉक्टर ने अमेरिका के जेल में जहर दिया जाना बता रहे थे। खैर, मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरी कोई बायोग्राफी नहीं है। मैं बस एक मुसाफिर था जो 58 साल तक पृथ्वी पर यात्रा करता रहा, और जैसे ही सबकी यात्रा कभी ना कभी खत्म होती है, ठीक वैसे ही मेरी यात्रा भी खत्म हो गई थी। मेरी पूरी यात्रा में कंट्रोवर्सी हमेशा मेरे साथ साथ चली। ना तो मैं खुद को अच्छा कहता हूं, ना खुद को बुरा कहता हूं। हर इंसान के अंदर राम भी होता है और रावण भी। फैसला तो आपको करना होता है कि उस इंसान के कौन से हिस्से से आप क्या सीखना चाहते हो। राम से सीखोगे तो राम बनोगे, रावण से सीखोगे तो रावण बनोगे। ये बिल्कुल पानी की तरह साफ है। तो मैं सिर्फ ओशो हूं, एक हीलिंग साउंड। अगर मेरी शिक्षाओं पे ध्यान दो तो वहां से आप काफी कुछ सीख सकते हो। आपकी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। आज भी मुझे याद है, एक बार किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि आपके 10 कमांडमेंट्स क्या हैं। तो मैंने कहा था कि मैं हर तरह के कमांडमेंट या धर्म आदेश के खिलाफ हूं, लेकिन बस फन के लिए अगर आप सुनना चाहते हो तो वो 10 धर्मादेश कुछ ऐसे हैं। 1, कभी भी किसी का भी आदेश मत मानो जब तक अंदर से आवाज ना आए कि वो सही है। 2, कोई ईश्वर नहीं है, जो है बस जीवन है। 3, सच आपके अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढने में अपना समय मत गंवाओ। 4, प्रेम ही पूजा है। 5, शून्य हो जाना ही सत्य का द्वार है। शून्य स्वयं ही साधन, लक्ष्य और प्राप्ति है। 6, जीवन सिर्फ अभी और यही है, बाहर भूत भविष्य सब भ्रम है। 7, हमेशा जागृत अवस्था में जियो। 8, तैरने की कोशिश मत करो, बस बहते जाओ। 9, प्रत्येक क्षण मरो ताकि तुम प्रत्येक क्षण नए हो सको। 10, कुछ भी मत ढूंढो, जो है वो है, बस रुको और देखो, ठहर जाओ। इसके अलावा मैंने अहंकार, मन, ध्यान और संन्यास पे भी बहुत कुछ कहा और लिखा। कुछ लोग सही मानते हैं और कुछ लोग इसे गलत। तो एक बार फिर से कहता हूं कि आपके पास समझ नाम की इस यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली चीज है। उसका इस्तेमाल करो। सवाल करो कि क्या सही है और क्या गलत। हर चीज आंख बंद करके मान लोगे तो लोग बड़ी आसानी से आपका इस्तेमाल कर लेंगे। जागो, देखो, समझो, चिंतन करो। ना समझ आए तो मेंटोर का सहारा लो, उसके बाद मानो। जीवन कुछ नहीं, बस यात्रा है। यात्रा अच्छा तब होगा जब उसमें सुकून होगा, खुशी होगी, पैसा होगा, साथी होंगे, ताकत होगी और अच्छा स्वास्थ्य होगा। यात्रा आप अकेले कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें उस यात्रा को यादगार और आसान बनाएंगी। तो मेरी कहानी बस यहीं तक। लेकिन आप मुझे कहीं भी सुन सकते हैं, मेरी लिखी किताब पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आप हमेशा खुश रहेंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे। ओशो।
है।